नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। बात होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की। किन मायनों में खास रहा यह संबोधन? पीएम मोदी ने मोदी सरकार 3.0 का ब्लूप्रिंट भी पेश किया है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में आज इतिहास रचा गया। उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है। कितना महत्वपूर्ण है यह विधेयक, क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे दिल्ली की अदालत ने कैसे बढ़ाई है मुख्यमंत्री केजरीवाल की मुश्किलें। तो अगले 1 घंटे में होंगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर, दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत की भी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में चर्चा का दिया जवाब। कांग्रेस की विभाजनकारी, परिवारवादी और फेक नैरेटिव की नीतियों पर जमकर बरसे। कहा, कांग्रेस कर रही है देश को उत्तर और दक्षिण में बांटने की राजनीति। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने की है गरीबों, दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने न तो बाबा साहब का किया सम्मान और न ही ओबीसी को दिया आरक्षण। प्रधानमंत्री ने जताया विश्वास, अगले 5 सालों में 2047 के स्वर्णिम भारत की तैयार होगी नींव। पीएम ने कहा, 4 वर्षों में युवा, महिला, गरीब और अन्नदाता के सशक्तिकरण से मजबूत होगा देश। उत्तराखंड विधानसभा ने पारित किया समान नागरिक संहिता विधेयक। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, विधेयक महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण अध्याय। आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला बना देश का पहला राज्य। कर्नाटक सरकार के आरोप को लेकर बीजेपी हमलावर। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक भाजपा का प्रदर्शन। कहा, फंड का दुरुपयोग कर देश को बांटने की राजनीति कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने भी किया प्रदर्शन। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। ईडी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट का केजरीवाल को समन। 17 फरवरी को पेश होने का आदेश। हेमंत सोरेन को कोर्ट से फिर नहीं मिली राहत। ईडी की रिमांड में 5 दिन और रहेंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। जमीन घोटाला मामले में सोरेन को 31 जनवरी को किया गया था गिरफ्तार। बलूचिस्तान में हुए 2 भीषण बम धमाकों में कम से कम 26 लोगों की मौत, 40 से अधिक घायल। पाकिस्तान में गुरुवार को होने जा रहे आम चुनाव से ठीक पहले हुए ये धमाके। जसप्रीत बुमराह बने दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज। टेस्ट रैंकिंग्स में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज। इससे पहले ये उपलब्धि सिर्फ 3 स्पिनर्स को थी हासिल। तो सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा का जवाब राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और उन्होंने कहा कि आज उनकी सरकार ने साहसिक और बड़े नीतिगत फैसले लेने की क्षमता दिखाई है और ऐसे फैसले लिए हैं जिसके परिणाम स्वरूप भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के लिए लोकतंत्र का गला घोट दिया और अतीत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को बर्खास्त कर दिया, लेकिन अब वे लोकतंत्र और संघवाद के बारे में उपदेश दे रहे हैं। मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तहान वजह से शांति से बोल रहे थे। इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे? तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया
कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया, इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक कमांडर तो आ गए हैं। 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र और राष्ट्रपति के अभिभाषण चर्चा पर प्रधानमंत्री का जवाब। सीधा हमला कांग्रेस पार्टी की विभाजनकारी, परिवारवादी और फेक नैरेटिव की नीतियों पर। कि आज बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सुनने की ताकत भी खो चुके हैं, लेकिन मैं तो देश के सामने बात रखने के लिए जरूर कहूंगा, जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की थी, आवाज, जो कांग्रेस देश को तोड़ने के नैरेटिव घड़ना का नया शौक उनको पैदा हुआ, इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। और ये कांग्रेस हमें लोकतंत्र और फेडरलिज्म उस पर प्रवचन दे रही है। राजनीतिक वार होते रहे और कांग्रेस पस्त होती रही। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि कैसे यूपीए के 10 साल के शासन में जनता भ्रष्टाचार, महंगाई और पॉलिसी पैरालिसिस से पूरी तरह से दुखी थी। देश फ्रेजाइल 5 में आ खड़ा हुआ था। तब जनता ने कंफ्यूज्ड, आउटडेटेड कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन गरीबों, दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा करना कांग्रेस ने अभी भी नहीं छोड़ा है। सामाजिक पाठ पढ़ाने का दंभ भरने वाली कांग्रेस ने ना तो बाबा साहेब का सम्मान किया और ना ही ओबीसी को आरक्षण दिया। यही है कांग्रेस का असली चरित्र। इनकी सोच आज से नहीं, उस समय से ऐसी है। मेरे पास प्रमाण, नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था, रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। देश की संस्कृति हो या कोई भी मान्यता, कांग्रेस की आयातित नीतियों की वजह से हमेशा देश के सामर्थ्य और प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर हीन भावना से ही देखा गया। अब मैं जरा पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था। मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था। अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता, पिनल कोड, आपने क्यों नहीं बदली? आप अगर अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो लाल बत्ती कल्चर, ये लाल बत्ती कल्चर इतने दशकों बाद भी क्यों चलता? अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो भारत का बजट शाम को 5 बजे इसलिए आता था
क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुबह शुरू होने का समय होता था। ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के समय के अनुकूल शाम 5 बजे बजट की परंपरा क्यों चलाए रखी थी आपने? अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो राजपथ को कर्तव्य पथ बनने के लिए मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा? प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिलाया कि बीते 10 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद देश मुश्किल दौर से बाहर आ चुका है। लेकिन कांग्रेस आज देश की उपलब्धियों पर भ्रम अफवाह फैलाने में पीछे नहीं रहती। इनका हाथ जहां भी लगता है ना, उसका डूबना तय हो जाता है, और उससे यही दशा करके उन्होंने छोड़ी थी। हम मेहनत करके इतनी बाहर लाए, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी है। आपको खुशी होनी चाहिए, भ्रम मत फैलाइए, बाजार में हवा ऐसी न फैलाइए कि देश के सामान्य निवेशक के मन को उलझन में आ जाए। ऐसा काम आप नहीं कर सकते। इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर है, न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। राजनीति से परे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कांग्रेस का आह्वान राष्ट्र निर्माण के लिए सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पीएम मोदी ने उच्च सदन राज्यसभा में जिस दृढ़ता के साथ अगली बार भी उनकी सरकार बनने का भरोसा जताया, वो कई लोगों को विश्वासजनक लगा। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने मोदी सरकार 3.0 का ब्लूप्रिंट भी रखा। उन्होंने अपने संबोधन में विपक्षी नेताओं के झूठे बयानों को लेकर उनकी जमकर खिंचाई की। मैं तो आजाद भारत में पैदा हुआ हूं, मेरे विचार भी आजाद हैं और मेरे सपने भी आजाद हैं। जो गुलामी की मानसिकता को जीने वाले हैं, उसके बाद और कोई चीजें नहीं है, वही पुराने कागज लेकर के घूमते रहते हैं। अगली सरकार का भी नेतृत्व करने के आत्मविश्वास से लबरेज पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उनके नेतृत्व में बनने वाली अगली सरकार विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। उन्होंने मोदी 3.0 सरकार का ब्लूप्रिंट दिया और बुलेट ट्रेन, मेगा टूरिज्म इंडस्ट्री, सोलर पावर से जीरो बिल जैसी गारंटी भी दी। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगी। अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरी की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा। अगले 5 साल में आत्मनिर्भर भारत का अभियान नई ऊंचाई पर होगा। देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता नजर आएगा। देश के लोक उपक्रम को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के बारे में गलत सूचना फैलाई गई, जिसमें दावा किया गया कि पीएसयू को बंद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2014 में देश में 234 सार्वजनिक उपक्रम थे और आज इनकी संख्या 254 है। आज ज्यादातर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं। निवेशक पीएसयू पर भरोसा दिखा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने HAL, BSNL और LIC का विशेष जिक्र किया, जिनके बारे में पूर्व में अफवाह फैलाई गई थी। आज जिस BSNL को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो BSNL आज मेड इन इंडिया 4G, 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। HAL के लिए इतने भ्रम फैलाए, आज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग HAL कर रहा है, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है HAL।
जिसको लेकर के इतने जो होले चलाए, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं। आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। पीएम ने युवा, महिला, गरीब और अन्नदाता के सशक्तिकरण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन 4 वर्गों को मजबूत करने से भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विस्तार से 4 सबसे बड़ी जातियों के विषय में हम सबको संबोधित किया था। युवा, नारी, गरीब और हमारे अन्नदाता। हम जानते हैं इनकी समस्याएं ज्यादातर एक समान है, उनके सपने भी एक समान है, और उसके समाधान अगर करने हैं तो थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ेगा, लेकिन इन चारों वर्गों के समाधान के रास्ते भी एक ही हैं। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने और उन्हें अनाज दिए जाने को लेकर जा रहे कुतर्क का भी जवाब दिया। आने वाले 5 वर्ष जो गरीबी से निकल करके बाहर आए हैं, ऐसे न्यू मिडिल क्लास को नई ऊंचाई और सशक्त बनाने के लिए हम अनेक विध कार्य पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करने वाले हैं। और इसलिए हमने सामाजिक न्याय का जो मोदी कवच दिया है ना, उस मोदी कवच को और मजबूत बनाया। गरीबी से बाहर निकलना जितना जरूरी है, उतना गलती से भी गरीबी की तरफ पीछे न चला जाए, उसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसलिए हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे। 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास हुए हैं, लेकिन मुझे समझ है, मैं उस दुनिया जीत करके आया हूं, उनको जरूरत ज्यादा है, और इसलिए हमारी ये योजना जारी रहेगी। पीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि अगले 5 सालों में जो नींव तैयार की जाएगी, उसमें 2047 तक भारत का स्वर्णिम युग आ जाएगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत शब्दों का खेल नहीं है और वे इस भावना के लिए समर्पित हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह और राजेश राज की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो ये थी प्रधानमंत्री के संबोधन की बात और बुलेटिन। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में, एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है।
सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32 फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और संसद के बजट सत्र में पीएम मोदी का संबोधन तो चर्चा का केंद्र रहा ही, साथ ही बजट सत्र में जहां अनेक विधेयकों पर चर्चा हुई है तो प्रश्नकाल में दोनों सदनों में जमकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। देखिए संसद से की कार्रवाई को लेकर यह रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र में जहां अनेक विधेयकों पर चर्चा हुई है तो प्रश्नकाल में दोनों सदनों में जमकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया कि भाजपा सरकार में कोयले के उत्पादन में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। 2013-14 में देश में 545 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता था, लेकिन आज यह बढ़कर 1 बिलियन टन हो गया है। जो हम लगभग 500 मिलियन टन, 550 मिलियन टन से ज़्यादा उत्पादन 2013-14-15 में होता था, जब मोदी जी आने के बाद हम अभी इस बार 1 बिलियन टन क्रॉस कर रहे हैं। वी आर क्रॉसिंग 1 बिलियन टन, दैट इज 1000 मिलियन टन। मैं ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि देश कोयले में पक्का जो सब्स्टिट्यूएबल जो कोल है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूएबल जो कोल है, उसमें आत्मनिर्भर हम बनेंगे, ये भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में बेरोजगारी की दर घटी है और रोजगार के मौके लगातार बढ़ रहे हैं। इन दिनों में जो बेरोजगारी की तथ्य कह रहा है ये घटी है, इसकी अर्थ नया रोजगार सृजन हुए हैं। अगर हमारी देश की अर्थनीति आज विश्व की 5वें स्थान पे पहुंची है, इसके अर्थ है देश में नया रोजगार की सृजन हुई है। अगर इस देश में 11 लाख करोड़ रुपया की कैपेक्स एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके अर्थ है हमारे देश में रोजगार बढ़ी है। संसद में अंतरिम आम बजट पर चर्चा शुरू हो गई है। राज्यसभा में अंतरिम बजट पर चर्चा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। विकास सारथी और अनुज यादव के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र अंतरिम बजट वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लेखानुदान की मांगे लोकसभा में चर्चा के बाद पारित कर दी गई। The highlights are that Jammu and Kashmir is seeking a vote on account for 59,364 crores, which is only for part year because the whole year's BE is 1,18,728 crores. This covers revenue expenditure of 40,000 crores, something else plus, and capital expenditure 19,283 crores. So the central government will provide the government of Jammu and Kashmir 41,751 crore in 23-24 and 37,278 crore in 24-25 as assistance to the union territory. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। देश के संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 को सार्थकता प्रदान करने की दिशा में आज का दिन देवभूमि उत्तराखंड के लिए बेहद खास रहा। उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित कर दिया। उत्तराखंड के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा। राज्य की विधानसभा ने 2 दिन की चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ ही उत्तराखंड सभी के लिए समान नागरिक कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह कानून महिलाओं की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि दशकों से बहन बेटियों को न्याय और समानता के लिए जो इंतजार करना पड़ा था वो अब खत्म हो रहा है। सामान्य नागरिक संहिता विवाह, भरण पोषण, गोल्ड लेने, उत्तराधिकार, विवाह विच्छेद जैसे मामलों में भेदभाव न करते हुए सभी को बराबरी का अधिकार देगा। प्रत्येक नागरिक का जो मौलिक अधिकार है वो उसको प्रदान कराएगा, सारे भेदभाव को समाप्त करेगा और इस समान नागरिक संहिता के विभिन्न वर्गों में विशेष रूप से माताओं, बहनों और बेटियों को उनके साथ जो भेदभाव होते थे, जो अन्याय होता था, जो उनके साथ कुरीतियां जुड़ी हुई थी, उनको समाप्त करने में ये सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने ही नागरिकों के लिए समान कानून अब तक लागू न कर पाने की वजह पिछली सरकारों की तुष्टीकरण की नीति रही है। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की नीति है कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। सदन से विधेयक पास होने के बाद बीजेपी विधायकों ने प्रसन्नता व्यक्त की। बहुत बधाई दे रहा हूँ। आने वाले टाइम पे जब कानूनी शक्ल लेगा तो आप देखिए जो भी समस्याएं इस बीच तक अभी तक जो कुरीतियां और ये सारी चीजें खत्म होंगी। सभी ने सहयोग किया, मैं सबका धन्यवाद दे रहा हूँ। वहीं इस बिल के पास होने पर प्रदेश में महिलाओं ने जमकर जश्न मनाया। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में
5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की थी। कमेटी को समान नागरिक संहिता पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से करीब 20 लाख सुझाव मिले। इनमें से कमेटी ने लगभग 2.5 लाख लोगों से सीधे मिलकर इस मुद्दे पर उनकी राय जानी। आपको बताते चलें कि समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद जहां बहुविवाह पर रोक लगेगी, वहीं सभी धर्मों की लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र एक समान हो जाएगी। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई ऐतिहासिक निर्णयों में सरकार से समान नागरिक संहिता को लागू करने का आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विशेष खबर है कि उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है और वहां की विधानसभा ने यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता को पारित कर दिया है। उत्तराखंड में यूसीसी रचा इतिहास, ये आज हमारे विशेष चर्चा का विषय है। उत्तराखंड में यूसीसी रचा इतिहास, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में, विशेष चर्चा में बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय चड्ढा जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, स्वागत है संजय जी आपका। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर वो भी जुड़े हुए हैं। शेखर अय्यर जी, अगर सीधे इस जो संहिता लागू की गई है या ये कहा जाए कि पारित की गई है विधानसभा से, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये सभी के लिए समान रूप से है, किस तरह से इसको देखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, किसी के खिलाफ नहीं है, सबके हित में है, खास करके महिलाओं के लिए। क्योंकि लगातार हम देखे हैं, जैसे ट्रिपल तलाक जब कानून लाया गया, मुस्लिम बहनों के खिलाफ जो जिस तरह एक प्रैक्टिस चल रही थी उस पर रोक लगा और एक प्रकार से डिटरेंट हुआ। और यहाँ पे जो सबके लिए एक जो कानून आ रहा है, शादी हो, डिवोर्स हो या विरासत यानी इनहेरिटेंस हो या गोद लेने वाली अडॉप्शन की मामला हो, ये सब एक ही तरफ से होगा, कोई धर्म का रोल इसमें नहीं रहेगा। और साथ में दूसरी बात क्या है कि कोई भी शादी, महिला हो या पुरुष, एक ही शादी कर सकते हैं। यानी आप अनेक पुरुषों से शादी भी नहीं कर सकते, अनेक महिलाओं से भी शादी नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से एक रोक है जी। और दूसरी बात जो आपने भी अभी जिक्र किया कि महिलाओं की जो एज है 18 साल रखी गई है, सब धर्म किसी भी हो, एक ही कॉमन एज है और 21 है लड़कों के लिए। और जो सबसे बड़ी बात, लिव इन का कपल का भी जो मामला है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे निर्णय का भी काफ़ी इसमें ये रहा है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप के नाम पे हमने देखा कई जुल्म हुआ है, कई केसेस में हत्या भी हुई है। और जहां हत्या भी हुई है, कई केसेस ऐसे भी हैं जहां छोड़ के चले गए, फिर बच्चा को देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। इस पे मेंटेनेंस की भी प्रावधान है। लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर होनी चाहिए और साथ में अगर बच्चा है, कोई सेपरेशन हो जाता है, वो भी आप रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करके सेपरेट होना है और मेंटेनेंस भी देना है। यानी महिला के खिलाफ जिस प्रकार की प्रैक्टिसेस रही है हमारे समाज में, उस पर एक कानूनी तौर पे एक रोक लगाने की बात है। क्योंकि जब भारत आगे बढ़ रहा है, सब नागरिक के लिए एक कानून होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि जैसे क्रिमिनल लॉ तो एक ही है, वैसे सिविल लॉ भी होनी चाहिए, की गई है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि बार बार ये आशंका हुई थी कि हमारी जो आदिवासी भाई बहन है, उनकी कई रिवाज है, कई कस्टम्स है, इसलिए उनको इससे बाहर रखा गया है जी। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझना चाहिए। उत्तर पूर्व हो या बाकी कोई आदिवासी के जो कम्युनिटी के जो उनके जो ट्रेडिशंस कस्टम्स हैं, वो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी जी जी, निश्चित तौर पर। संजय चड्ढा जी, सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट हाई कोर्ट्स 30 से ज़्यादा बार इस बात की वकालत कर चुके हैं कि यूसीसी क्यों नहीं लाया जाता, ये यूसीसी लाया जाना चाहिए, पूरे देश में इसको लागू होना चाहिए। क्या अब आपको लगता है ये वक्त आ गया है कि पूरे देश में लागू होना चाहिए?
देखिए निखिल जी, बात बिल्कुल सही है। 30 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स यानी कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे याद पड़ता है शाहबानो केस है, फिर आपको अगर मैं सरला मुदगिल का केस है, कई सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें इस तरह की नजीर, इस तरह का लॉ पास किया गया और गवर्नमेंट को याद दिलाया गया कि आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अपनी पॉलिसीज में लाने के लिए बार बार इंकित करता है गवर्नमेंट्स को और कहता है कि ये आप लेके आइए, अपनी पॉलिसी का पार्ट बनाइए, उसी छड़ी में ये किया गया। साथ ही मैं आपको एक और बात बताऊं, 2018 में हमारा जो लॉ कमीशन है उसने ये कहा था कि अभी समय नहीं है उचित जी, बट मैं आपसे एक बड़ी परिपक्वता से बात कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट पिछले 20 साल से ज्यादा, 30 साल से ये बात कह रही है, 3 डेकेड चले गए और इस चीज की नीड अवश्य संभावी है। क्यों है नीड, मैं बताना चाहता हूं। क्यों नहीं महिलाओं को उनके अधिकारों को परिपक्वता से दें। हम देखते हैं कि अभी जो दबी हुई कुचली हुई महिलाएं हैं, उनके अधिकारों को क्यों नहीं उनको एक कानूनी जामा पहना के मजबूत रूप से पेश किया जाए। जैसे लिव इन रिलेशन को जब सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया कि ये एग्जिस्ट करती है, ये हमारे सोसाइटी का पार्ट है, अब लॉ में परिपक्वता लाके हमने उसमें भी एक, जैसा शेखर जी बता रहे थे अभी, कि उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य के बाद अगर छोड़ रहे हैं तो उसकी भी सूचना देनी पड़ेगी और अगर कोई उससे इश्यू होता है, कोई चाइल्ड होता है तो उसकी भी सूचना देनी पड़ेगी। ये क्या ये मैच्योरिटी की ओर हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं? मॉडर्नाइजेशन हम तमाम चीजों में कहते हैं, क्यों हम पीछे में रहें? और साथ ही मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि जो एक भ्रामक प्रचार किया जाता है, जो भ्रामक प्रचार किया जाता है कि एक संप्रदाय के खिलाफ है ये, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि किसी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कई फैसलों में बड़े अहम रूप से ये कहा है कि आपकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कोई छू नहीं सकता, कोई उसमें तरमीम, उसमें बदलाव नहीं ला सकता। आपकी जो रिलीजन की जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं वो आपके हिसाब से रहेंगी। लेकिन क्या हम उस जामे को पहन के उसको लेते हुए बैकवर्ड होते रहेंगे? नीड ऑफ द आवर है कि हम इस तरह की प्रोग्रेसिव सोसाइटी में जाएं। आपको याद, एक छोटा सा 2 मिनट और लूंगा निखिल जी, क्षमा चाहते हुए। जी 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 50 साल लग गए हिंदू महिलाओं के बराबरी का अधिकार देते हुए। 2005 में वो जजमेंट आया था, मुझे याद आता। तो क्यों नहीं, जब ये अधिकार है, इस एक पर्टिकुलर रूढ़िवादी व्यवस्था की वजह से हम किसी के अधिकार से उसको वंचित नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा और यही आज की आवश्यकता। जी जी, एक बात और समझना चाहेंगे आपसे, एक एडवोकेट के तौर पर, एक संविधान के जानकार के तौर पर, कि क्या इसकी वजह से जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें भी कुछ सुधार होगा? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया यानी कि जो दिक्कतें आती है तमाम डिफरेंट कानूनों की वजह से, क्या उसमें भी एक सरलीकरण की प्रक्रिया की ओर बढ़ेंगे या चीजें और सरल सुगम होंगी कोर्ट्स के लिए? देखिए, जहां तक न्यायिक व्यवस्था है, वो जो विधि है अर्थात जो लॉ है, जो कानून है, उसका प्रतिबिंब ही होता है। अगर हम प्रोग्रेसिव लॉज को अडॉप्ट करेंगे तो सर्टेनली कोर्ट को उन लॉज में फर्दर अमेंडमेंट करके, फर्दर उसमें और जैसे कहते हैं ना, अच्छाई की तरफ बढ़ने के लिए, जैसे स्पीडी ट्रायल की बातें हम लोग करते हैं, ये तमाम चीजें भी आएंगी ना सामने। पहले कानून तो परिपक्व हो, और मुझे बताते हुए इसमें हर्ष हो रहा है कि सही तौर पे, सही मायने में अगर मजबूत कानून होगा, व्यवस्था होगी कि एक महिला को न्याय मिलना है, तो वो न्याय भी अतिशीघ्र मिलेगा। जी जी, और एक डेटरेंट भी होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि महिला को जब पता है कि मुझे न्याय मिलेगा, एक व्यक्ति जो उसको उसके उत्पीड़न कर रहा है, उसको मालूम है कि अब कानून है इस चीज के खिलाफ, तो एक डेटरेंट भी होगा। तो इसलिए ये एक डेटरेंट का अर्थ है कि ये उसको प्रभावित करेगा कि वो इस कार्य के लिए ना बढ़े। और मेरा ऐसा मानना है कि ये वेलकम स्टेप है। और मैं आपको निखिल जी एक बात और बताना चाहता हूं कि मैं खुद उत्तराखंड से हूं, तो आज गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। जी, निश्चित तौर पर। शेखर जी,
जब इस बिल पर चर्चा का जवाब दे रहे थे मुख्यमंत्री धामी, तो उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की वजह से जो महिलाएं बहनें हैं दशकों तक वो इंतजार और सिर्फ इंतजार करती रहे, उसके पीछे कारण रही राजनीतिक तुष्टीकरण। आपको लगता है कि अब इससे ऊपर उठने का वक्त आ गया है और देश में तमाम दूसरे राज्यों में भी या पूरे देश में इसको लागू होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड सरकार की ये जो पैगाम है एक प्रकार से एक टेम्पलेट बन गया है। मतलब बाकी राज्य भी इसी को यूटिलाइज कर सकते, क्योंकि ज़्यादा आवश्यकता नहीं है चेंज करने की, और एक एक राज्य अगर इसको पालन कर ले तब ये सुविधाएं वहाँ के महिलाओं को भी मिल सकता है। अब पुष्टिकरण की बात जो दानिश जी ने रखा है असेंबली में, यही कारण था कि जो कानून आया था शाहबानू के, जो जिसको हम मानते हैं शाहबानू केस, वो कानून का मतलब वो क्या था? जब सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला के लिए, और वो भी मेंटेनेंस देने की बात थी, वो भी कितना 100 मेरे ख्याल 120 कुछ रुपया था, उसको लेकर इतने बड़े बवाल मच गया, सारे मुल्ला सब लग गए, बोले भाई कानून बदलो, ये हमारे पर्सनल लॉ है, और राजीव गांधी सरकार ने प्रेशर पे आके उस चीज़ों को बदले। और जो मैं मानता हूँ एकदम वाटरशेड मोमेंट था कि जब सुप्रीम कोर्ट एक महिला के लिए, महिला कल्याण के लिए कानून में एक बड़ा ये इंटरप्रिटेशन दी, उसको आपने पूरा पलट लिया जी। उसके वजह से देखिए बाकी और कुछ इस मामले में आगे चीजें बढ़ी ही रही। ये कॉमन सिविल कोड शाहबानू के केस के बाद एक प्रकार से रोक लग गई जी। तो कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, कोई उस दिशा में सोचा भी नहीं। लेकिन आज मौका आ गया है, एक बहुत बड़ी मौका है। मैं मानता हूँ ट्रिपल तलाक भी बड़ा ऐतिहासिक ये था, कानून था, और ये दूसरा ये है जी, और जी, सरकार जी, के जी, पास रिकॉर्ड है कि जब ट्रिपल तलाक कानून आने के बाद किस तरह ये जो ट्रिपल तलाक SMS बेच के, व्हाट्सएप बेच के जो करने की जो आदत रही है, ये वो बिल्कुल बंद हो गई, क्योंकि कानून एक प्रकार से डिटरेंट का काम किया जी। तो जी, ऐसी तरह जब अगर ये वाले आ जाएंगे, कॉमन सिविल कोड अगर अडॉप्ट हो जाए, बाकी राज्यों में आ जाए, तो मुझे लगता है कि महिला कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा, उनकी सुरक्षा के लिए भी कदम होगा, और उनकी जो राइट्स है, नॉर्मल राइट्स है, उसके लिए भी एक बड़ा कदम होगा। जी, निश्चित तौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम होगा, महिला राइट्स के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए शेखर अय्यर जी और संजय चड्ढा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। UPI कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सिर्फ बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राज्यों को धन आवंटन करने में सौतेला व्यवहार करने के कर्नाटक सरकार के आरोपों को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस और कर्नाटक सरकार पर हमलावर है, उसने पलटवार किया है। इसको लेकर कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा की ओर से कहा गया कि कांग्रेस फंड का दुरुपयोग कर देश को बांटने की राजनीति कर रही है। जिस कांग्रेस ने देश की संविधान, लोकतंत्र की मर्यादा को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया था,
जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की, इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये बयान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि केंद्र सरकार राज्यों के विकास के लिए कृत संकल्प है और आगे बढ़कर प्रत्येक राज्य की हर संभव मदद करने के लिए तत्पर है। इस बीच कर्नाटक के भाजपा सांसदों ने कर्नाटक सरकार द्वारा धन के दुरुपयोग को लेकर संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भाजपा सांसद लहर सिंह ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और प्रशासन ठीक से नहीं चला रही है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पिछले 20 साल में कर्नाटक सरकार को मिले फंड का 75% मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल से आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा अनाप शनाप मुफ्त की रेवड़ियों की घोषणा की गई थी। हमारा ये मुद्दा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और प्रशासन सही रूप से नहीं चला रही है। आपसी झगड़ों की वजह से वो यहाँ आए हुए हैं। डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो नहीं बन सका, उसके अंदर के अंतर विरोध की वजह से ये परिणाम हो रहा है। और ये आए हैं, ये मैं समझता हूँ कि सोनिया और राहुल के विरुद्ध में आए हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सका डीके शिवकुमार, तो इनका आपसी झगड़े का ये इस वजह से यहाँ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। द कांग्रेस ड्यूरिंग इलेक्शंस promised mindlessly freebies which they are unable to fulfill today. And when they have realized that it is impossible for them to fulfill their promises, they have now taken the route of blaming the center and the Narendra Modi government for petty politics. This is nothing but a political gimmick. लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान राज्यों को धन हस्तांतरण को लेकर एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही राज्यों को पैसा मिलता है और इसमें वित्त मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। केंद्र सरकार किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही है। There is an insinuation that it's because me holding money here. I'm sorry. When the Finance Commission comes, please tell your needs. Please tell your requirements. Please tell your status. And let the Finance Commission fix it. It's a constitutional body. Constitutionally, unless the Finance Commission tells me to do something, I cannot. I don't have the discretion. कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के साथ डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और कर्नाटक कांग्रेस के अन्य नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने आर्थिक भेदभाव से जुड़े कर्नाटक सरकार के आरोपों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीएम सिद्धारमैया के आरोपों को निराधार बताया है। प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री के आरोप इतने खोखले हैं कि उनकी घोर अज्ञानता पर खुद उनकी पार्टी वाले भी हंस रहे होंगे। प्रहलाद जोशी ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने किसी राज्य को विशेष अनुदान की सिफारिश नहीं की, इसलिए ऐसी सिफारिश मानने की बात उठती ही नहीं। वित्त वर्ष 2020-2021 से कर्नाटक को पूंजीगत व्यय योजनाओं में सहायता के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 6,279.94 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यूपीए के 10 वर्षों की तुलना में कर्नाटक को सहायता अनुदान में काफी वृद्धि हुई है। एनडीए के 9 वर्षों में 2.08 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जो यूपीए के अनुदान से 243% अधिक है। इस वित्तीय वर्ष में 18,005 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता अनुदान जारी करने का बजट रखा गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री यह सब समझते हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस को राज्य के किसानों और लोगों की जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। चूंकि कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में हवाई वादे किए हैं, इसलिए वे अब केंद्र सरकार पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जुलाई 2023 में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी सरकार इस साल विकास नहीं करा सकती। सीएम के आर्थिक सलाहकार ने भी कहा था कि 5 गारंटियां राज्य सरकार पर भारी आर्थिक बोझ बन चुकी हैं। प्रहलाद जोशी ने इसे कर्नाटक सरकार द्वारा अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान भटकाने का नाकाम प्रयास करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
खबर दिल्ली से। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। शराब घोटाला मामले में ईडी के 5 समन मिलने के बावजूद पेश न होने पर अब अदालत में 17 फरवरी को उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। वहीं मानहानि के एक मामले में अदालत ने उन्हें 29 फरवरी को पेश होने को कहा है। अदालत के आदेश के बाद बीजेपी ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी के सम्मन पर पेश न होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। 5 बार सम्मन किए जाने के बावजूद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके खिलाफ ईडी ने कोर्ट का रुख किया था। इस बीच भाजपा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कानून से बच नहीं सकते, नैतिक आधार पर केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं आम आदमी पार्टी ईडी के सारे समनों को गैर कानून बताते हुए कानूनी कदम उठाने की बात कह रही है। आज सत्यमेव जयते कह सकते हैं, सत्य की जीत हुई और केजरीवाल जी के प्रोपेगेंडा, झूठ, विक्टिमहुड कार्ड की हार हुई। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं वो शराब घोटाले के सरगना है, मास्टरमाइंड है। अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं कट्टर ईमानदार नहीं, ये कट्टर भ्रष्ट है। चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे विजय नायर हो, इनको कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट का ऑर्डर आया है, हमारी लीगल टीम इस ऑर्डर को अभी स्टडी कर रही है और जो भी अप्रोप्रिएट लीगल स्टेप्स होंगे हम वो लेंगे। बट हम कोर्ट में डेफिनेटली सबमिट करेंगे और बताएंगे कि ईडी के सारे समन्स अब तक के इल्लीगल रहे हैं। वहीं यूट्यूबर ध्रुव राठी के यूट्यूब वीडियो दोबारा ट्वीट करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेशी से छूट मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है और उन्हें 29 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी से छूट मांगी थी। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा बनाए गए बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2 शीर्षक वाले वीडियो को रीट्वीट करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और खबर पाकिस्तान से, जहां 3 भीषण बम धमाकों में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई। इन धमाकों में 40 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। ये धमाके पाकिस्तान में गुरुवार को होने जा रहे आम चुनाव से ठीक पहले हुए हैं। पाकिस्तान में आम चुनाव के बीच हिंसा की घटनाएं लगातार देखी जा रही हैं। और बात क्रिकेट की, ताज़ा जारी आईसीसी रैंकिंग्स में जसप्रीत बुमराह ने दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बनने का खिताब हासिल किया है। बुमराह टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज हैं। इससे पहले ये उपलब्धि सिर्फ 3 भारतीय स्पिनर्स को हासिल थी। टेस्ट रैंकिंग्स में भारतीय तेज गेंदबाजों में कपिल देव नंबर 2 और जहीर खान नंबर 3 तक पहुंचे थे। तो न्यूज़ नाइट के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को आप देखिए फटाफट अंदाज में। आपको उनके साथ छोड़े जाते हैं, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली मेट्रो में यात्रा की। राष्ट्रपति ने केंद्रीय सचिवालय पहुंचकर दिल्ली मेट्रो में सुविधाजनक सफर का आनंद लिया। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य शहरवासियों के दैनिक अनुभवों से जुड़ना था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग पर हुई। एनडीए में वापसी और फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश और पीएम मोदी की यह पहली मुलाकात है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। नितिन गडकरी ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने की घोषणा पर शुभकामनाएं दी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर बुधवार को भी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। वाराणसी की जिला जज की अदालत ने 31 जनवरी को तहखाने में पूजा की इजाजत दी थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में हुए कोयला लेवी घोटाले को रोकने के लिए भाजपा की विष्णुदेव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब लेवी की वसूली को रोकने के लिए सरकार ने कोल परिवहन और परमिट लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की घोषणा की है। शरद पवार गुट को एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम मिल गया है। चुनाव आयोग ने उनके गुट के लिए इस नाम को मंजूरी दी। मंगलवार को चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना था। चुनाव आयोग ने एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों ही अजीत पवार गुट को दे दिए थे। इसके बाद शरद पवार गुट से उनके गुट के 3 नाम मांगे गए थे। शरद पवार गुट की तरफ से पेश तीनों नामों में से एक को आयोग ने मंजूरी दे दी। जमीन घोटाला मामले में पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि को 5 दिन और बढ़ा दिया है। जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि आज खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें रांची स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में छापेमारी की। ईडी की ये छापेमारी 2 अलग-अलग मामलों में 3 राज्यों के 16 ठिकानों पर की गई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई की मौजूदगी में एआईएडीएमके के पूर्व नेता भाजपा में शामिल हुए। इनमें तमिलनाडु के 18 पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद शामिल हैं। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।